चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होते ही खत्म हो गई। सोनिया, ये जज्बात देखो, उनके जज्बात में पूरी कौम रो रही है। इस कौम को इन्होंने इस हाल से लेके आ गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज भी कामयाब हो। फ्यूचर में हम इस तरह की बहुत सारी और भी मजीद एक्सरसाइजेस करना। सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है ड्रग्स लेना, इट हैज अ साइकोलॉजिकल कॉज। आप अटैक मत कर दीजिएगा। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। आइए खौफजदा बैटिंग, बेबस बॉलिंग और बदतरीन फील्डिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच या मिसमैच। कौमी टीम ने मौका बाद में हारा। शायकीन इस टीम से हिम्मत पहले ही हार चुके थे। चैंपियंस ट्रॉफी के फैसलाकुन मैच में हार ने भारत की नैया पार लगा दी। कौमी टीम को तकरीबन इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट का सुनहरी दौर किस्सा पारीना हो चुका। कराची में कत्ल मुस्तफा आमिर केस में एक के बाद एक इंकशाफात। कड़ियां अदाकार साजिद हसन के बेटे तक जा मिली। मंशियात फरोशी के इल्जाम में जेरे हिरासत, रिमांड भी मंजूर। मुस्तफा कत्ल केस में सामने आने वाले हकायक मुआशरे के लिए सवालिया निशान बन गए हैं। आखिर हमारे नौजवान किन चक्रों में पड़े हैं? वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? बात होगी आज के प्रोग्राम में। मुल्क भर में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। बादलात से रंग जमाएंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी होगी। क्या नए स्पेल के बाद खुश्क साली का खतरा टल गया? प्रोग्राम में बात करेंगे आज। कराची का नौजवान बन गया मिस्टर पाकिस्तान। आर्मी के उमर इकबाल ने कैसे मारा तनसाजी का मैदान। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और पाक बहरिया की सी गार्ड 2025 मशकों का आगाज। 28 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों मेरीटाइम चैलेंजेस से निमटने की तैयारी किस तरह की जाएगी? खुसूसी सेगमेंट आज शो का हिस्सा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड खुशामदीद। दिस इज सोनिया सुंदस। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम दुनिया बोल है। जनाब, मंडे का जब दिन शुरू होता है तो हम सारे के सारे एक्साइटेड होते हैं कि भाई नया दौर शुरू हो गया, नया वक्त शुरू हो गया, नया वीक शुरू हो गया है। और जैसे ही वीकेंड ख़त्म होता है ना, उसी तरीके से पाकिस्तानी शायकीन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होते ही ख़त्म हो गई। अब क्या ही कहने, इस इवेंट की जो हाइप बनने में महीनों लगे। स्टेडियम तामीर हुआ, क्रिकेटर्स थे, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टेडियम के बारे में बात नहीं की, इस इवेंट के बारे में बात की। लेकिन ये इवेंट, ये परफॉर्मेंस सिर्फ महज 5 दिन में ही ख़त्म हो गई और मेज़बान पाकिस्तान सबसे पहले इवेंट से बाहर होने का एजाज़ अपने नाम कर बैठे। वाह वाह। लेकिन ये कोई मामूली हार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। भारत के ख़िलाफ़ इस शिकस्त ने ना सिर्फ शायकीनों के दिल तोड़ दिए बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट का सुनहरी दौर ख़त्म हो चुका है? क्या हमारी क्रिकेट का हाल भी वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका जैसा होने जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश तो करेंगे आज इस प्रोग्राम में। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी, लेकिन हमारी कोशिश तो होगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक रिपोर्ट भारत से हारने से खौफजदा बैटिंग, बेबस बॉलिंग और बदतरीन फील्डिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत का जो मैच था, ये मैच था या मिस मैच था? अब इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फेवरेट साजिद खान, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द शो। जी, आपने भी मैच देखा होगा। जिस तरह हम लोग दिल पर साजता हैं, आप भी वैसे ही होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। हमारी क्रिकेट का क्या सुनहरी दौर ख़त्म हो गया? क्या हमारी टीम भी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम बनने जा रही है? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सोनिया। पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज़ देखने वाले और मॉर्निंग शो पसंद करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत आला इंट्रो दिया, बहुत ही आला आपने पैकेज चलाया। सोनिया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खाई में चले गई। खाई में जाने वाले पाकिस्तान के मौजूदा सेलेक्टर हैं कप्तान रिजवान, जो फ्रंट से लीड ना कर सकें, क्लब लेवली कप्तानी करें। जिस टीम के पास ओपनर ना हो, स्पिनर ना हो, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग कर रहे हैं। 2017 की आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, 2025 29 साल बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा हो। होम क्राउड अगर नेशनल स्टेडियम कराची में, अब न्यूजीलैंड से टॉस जीतने के बाद जो बैकफायर करते हैं, उसके बाद चलो ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा खेल पेश किया, वो जीत गए। सब ने ये कहा चलो कोई बात नहीं, 23 का मैच दुबई में देखना, हमारी टीम वो कर देगी, ये कर देगी। पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने जाके खिलाड़ी को मोटिवेट किया, खिलाड़ियों को बहुत ही कोशिश की, ड्रिल दिया। उसके बाद खिलाड़ी की कप्तान देखें, जब टॉस जीतने के बाद डिसाइड करे बॉलिंग करे बैटिंग करे, फिर कप्तान बैकफायर कर जाता है। कप्तान को यही नहीं पता होता
ठीक है आप बैटिंग करते हैं, फिर इमाम लोग साहब को अल्लाह ने मौका दिया है, अब कौन सा खिलाड़ी खुशी करता है जो रन आउट हो जाए। उसके बाद बाबर साहब, जो किंग बाबर जो कहते हैं, बाबर ने यकीनी तौर पर 4 चौके लग गए, भाई आप टीम पे स्ट्रे करें, टीम को आपकी ज़रूरत है, फिर आप आउट हो गए, फिर आपके कप्तान वहीं के वहीं खड़े हैं जो न्यूयॉर्क के मैच में खड़े थे 2020 में, फिर निकल के 80 बॉलें खेलते हैं, 40 रन बनाते हैं। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता भाई किस बात के कप्तान है, फ्रंट से आप लीड करें, टीम आप पे डिपेंड करती है, सऊद शकील के साथ आखिरी ओवर तक आपको रोल प्ले करना था, आप भी ग्राउंड छोड़ के चले गए, समंदर में टीम को छोड़ के चले गए। सऊद शकील ने स्लो खेले मगर 65 रन बनाए। आगा सलमान कब रन मैन ऑफ द कराची बनेंगे? सवाल जी साहिद साहब, ये हम आप और कई सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे इस वक्त कि इतनी तबाही के दहाने पे खड़ी हमारी क्रिकेट टीम, आखिर वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि हम इतनी तबाही की तरफ जाते जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, हम उसमें बस खड्डे में गिरते चले जा रहे हैं, रीजंस क्या हैं? देखिए सोनिया, गड्ढे में तो गिर गए ना। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी, चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद हो, अजहर अली हो, असद शफीक हो, अलीम डार हो, जो भी सिलेक्टर थे ये सारे के सारे पहली फुर्सत में खुद रिजाइन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के क्या अफगानिस्तान के करीब नहीं, खुदा ना खासा तो 27 तारीख को जो बारिश की पेसिंग हुई है ना इस्लामाबाद में, बारिश हो जाए तो हो सकता है मैच 1-1 पॉइंट मिल जाए। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच हार जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाही की तरफ पहले चले गए 2023 वर्ल्ड कप जब अफगानिस्तान से रहते। देखें ये इसमें कोई रॉकेट साइंस, ये 9 साल से यही लड़के खेल रहे हैं। बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, ये शाइन की बात करूं, इन लोगों ने पूरी टीम को लेके चलते हैं और इनकी टीम इन पे डिपेंड करती थी। आज इनको मुल्क की जो कौम जो मायूस है, कौम ने मैच देखना छोड़ दिया है। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी चाहिए, जो गैर मियारी फील्डिंग, आप गैर मियारी फील्डिंग मुझे बताइए, फील्डिंग बेसिक चीज़ है, फील्डिंग करने नहीं आया, बॉलिंग करना है, फिर एक स्पिनर से आप मैच खेल रहे हो, फिर आप तबों को रख रहे हैं, हम इंडिया को हरा दे, इंडिया से करीब भी नहीं। सरफराज कोहली ने 14,000 रन बनाए, मैन ऑफ द कराची, उसकी फॉर्म नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में उसने पाकिस्तान के खिलाफ आके सेंचुरी बना दी, हारिस गेंद पे खुद भी मैं यही कहने वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया से जीते, साउथ अफ्रीका से, उनके होम ग्राउंड में वहां जाके उनको हरा के हम आते हैं, फातेह हो के आते हैं, लेकिन जब हमारी अपने ग्राउंड में हमारी बारी आती है तो हम हार जाते हैं। और जब से न्यूजीलैंड से हारे उसके बाद बस बैक टू बैक हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। रीजंस क्या हैं? रीज़न यही है ना, आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताएं, इमाम उल हक की ज़रूरत थी, हमने आपने बार बार कहा इमाम को ले लें, आखिरत इमाम आ गया ना। इसी तरह शदाब के साथ नाइंसाफ़ी की। फिर आप देखें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जेन्युइन नहीं था, अब्बास आफरीदी एक आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर था, उसको आपने कैरी नहीं किया। इरफान एक टैलेंटेड प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग फील्डर था, उसको आपने रखा नहीं, साजिद को नहीं रखा। नुमान, बार बार सारी दुनिया के सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे आप सही टीम सेलेक्ट करें, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें। ये मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं की, गैर मियारी टीम सेलेक्ट की, सिफारशी सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट देखना था। यकीन माने हॉकी लोग देखना भूल गए, लोग क्रिकेट देखना भूल जाएंगे। ये कोई ब्रैडमैन है, ब्रैडमैन और क्रिकेट खेलिए, इन्होंने बहुत मायूसून। आप मुझे बताइए आपके मालिकान क्या कर रहे थे? पाकिस्तान के जितने भी बड़े चैनल है उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले, हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, लॉस में जा रहे हैं, मगर चैनल पाकिस्तान के खातिर अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैच बॉल टू बॉल दिखा रहे। तमाम चैनल के मालिकान परेशान हो गए। आप मुझे बताइए 100 अरब से ज्यादा लोगों ने मैच दुनिया में देखा है, इस मैच की हाइट बढ़ गई। तमाम दुनिया के क्रिकेट, अब दोबारा सारे पुराने क्रिकेटर मिलेंगे? अब नहीं मिलेंगे। इंडिया से नहीं जीत सकते, ये सब खलाई पड़ा हुआ है, हम इंडिया के करीब भी नहीं है, उनके सिस्टम के करीब ही नहीं है। उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, उनकी कप्तानी वैसे साहिद साहब, अब तो देखें जो होना था हो गया। आपके ख्याल में क्विक फिक्स क्या है? हम कैसे, जो हम बर्बादी के दहाने पे खड़े हैं ना, अभी डूबे तो नहीं है ना खुदा ना ख्वास्ता, अभी हम खड़े हैं बर्बादी के दहाने पे, हम क्या ऐसा करें कि हम संभल जाएं? देखिए सोनिया, सिलेक्शन कमेटी को चेंज करना चाहिए, कप्तान को चेंज करना चाहिए। नए कप्तान सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, उनको 1 साल के लिए पाकिस्तान की टीम दे दें, यंग टीम उनको दें, और 1 साल में पाकिस्तान की टीम जैसे सरफराज ने खड़ी की है, सरफराज खड़ी कर देगा। कप्तान मौजूद है,
सरफराज अहमद के, जैसे आप 2003 में जनरल तौकीर जाने राशिद लतीफ को कप्तान बनाया था ना, यंग टीम थी और सारे प्लेयर उसी में से आए थे। आपके पास टाइम है, सरफराज अहमद को टीम दें, सरफराज अहमद इस टीम को नए लड़कों के साथ खड़ी कर देगा। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत पीछे, जैसे आपने सोनिया बात की था, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज से भी ये बदतर हो गए, तो यकीनी तौर पर उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। दूसरी चीज सोनिया, हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम जो है गैर म्यारी है। आपके किंग बाबर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते, और उसके बाद वो आप 15 दिन का रेस्ट था, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज जरूरी है, आप सिस्टम में अच्छे लोग लेके आए, और अच्छे लोग वही लेके आएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हो, जिनको दर्द हो और दर्द होने वाले ये दोबारा फिर 90 आप 2024 में आप देखें ना, आप 2024 अब इंडिया से हार गए, अमेरिका की टीम से हार गए, क्या हुआ? फिर आमिर को निकाल दिया, मोहम्मद अम्माद वसीम को निकाल दिया, अब क्या होगा? कुलदीप शाह को निकाल देंगे, नसीम उसको निकाल देंगे। तो बात यही है, आप सिस्टम सही करें, कप्तान के अलावा जो सिलेक्शन कमेटी है फौरी तौर पर खुद रिजाइन करें। अच्छे लोग वो होते हैं, अगर आप सही टीम सिलेक्ट ना करें, बोले हमसे गलती हुई है, कौम से माफी मांग लें। ये वर्ल्ड कप के हारने के बाद कौम से माफी नहीं मांग सके, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हार गए, उससे कौम से माफी तो मांगी, कौम को तो इत्मीनान बने, कौम मैच देखने नहीं जाएगी, ग्राउंड में नहीं जाएगी। बिल्कुल साहिद भाई, जैसे जी साहिद साहब, जैसे भी आपने कौम की बात की, तो हमारे जो क्रिकेट लवर बड़े ही दिल बर्दाश्त हुए हैं, और भारत के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद शाकीन क्रिकेट पर एक सख्ता सतारी हो गया है। दुबई स्टेडियम के बाहर रकत आमेज मनाजिर देखने को मिले हैं। कुछ दिल जले शायकीन की रुदात भी आपको सुनवाते हैं। साहिद साहब, आप भी देखिए ज़रा, मुझे तो देख के भी अफसोस हो रहा है। तो वहाँ जो लोग मौजूद होंगे, जो ग्राउंड में मौजूद होंगे लोग, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। साजिद साहब, आपने देखा शायकीन और जो बाकी लोग हैं कि किस तरह से आप जी बोलिए। सोनिया मुझे भी रोना आ रहा है। सोनिया, ये जज्बात देखो, कौम के जज्बात है, पूरी कौम रो रही है। इस कौम को इन्होंने इस हाल पे लेके आ गए। पाकिस्तान का एक ही खेल था जो लव करते थे, प्यार करती थी ये कौम क्रिकेट से, ये हाल कर दिया इन क्रिकेटर। इनको कोई शर्म हो करें, कोई हया करें, इनको क्या सपोर्ट करें। लोग कितने महंगे टिकट लेके गए, ब्लैक टिकट लेके गए, लोग अमेरिका से लोग मैच देखने गए, मगर इनको एहसास ही नहीं है, इनका कोई वो ही नहीं है। ये पिकनिक पे अभी 2020 के प्लेयर है, 2020 के प्लेयर है। एशिया कप इन्होंने हराया, वर्ल्ड कप इन्होंने हराया, गुरुबंदी उरूज पर है, कोई कहने वाला है? हमारे कप्तान और कोचेस इतने बेहिस हो क्यों गए हैं आखिर? क्यों उनको वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती? हम लोग प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट बात कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बात कर रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं समझ आती हैं चीज़ें? वो सेंस ही नहीं है ना। सेंस होती तो ये जिस नमाज में थोड़ी सेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे बैठे कैसे हैं ये लोग? तो यही तो मसला है, लगमिया फिक्रिया ये इनको इधर बिठाया किसने? कप्तानी इन्होंने एक्सेप्ट क्यों की? मुझे ये बताइए, खुल्दीर शाह बांग्लादेश लीग से पाकिस्तान की टीम में डिजर्व करता है? मुझे बताइए, जो सुफियान लड़का था, दूसरे लड़के तो कहाँ चले गए? आप सही स्पिनर नहीं खिला रहे, शदाब को अब नहीं खिला रहे, इमाम को अब नहीं खिलाया, दूसरा अगर साई अयूब अनफिट हो गया तो पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया। आप मुझे बताइए साजिद साहब, बल्कि ये कि इन्होंने तो कह दिया ना जस्ट अनदर मैच। अगर ये जस्ट अनदर मैच था तो इसका जो टिकट था वो 3000 दरहम का था। लोग ब्लैक में भी खरीद कर वहां पर बैठे थे टीम को सपोर्ट करने के लिए, वो टीम को जीतता हुआ देखना चाहते थे, तभी तो सबके दिल टूटे। सोनिया, टिकट 10-10, 15-15 हजार की शर्टें खरीदी है लोगों ने। एजे स्पोर्ट से 15-15 हजार की शर्टें खरीद के अपनी टीम को सपोर्ट करने गए अपने लोगों से। आपको पता सोनिया, दुबई स्टेडियम शहर से 1.5 घंटा दूर है। कितनी मुश्किलात से लोग 3-3 घंटे पहले गए। कोई ना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं, उसके बावजूद भी 7 घंटे के प्ले में 9 घंटे पहले लोग टीम को सपोर्ट के करने गए। चलो लड़ो तो सही, खेलो तो सही, आखिरी बॉल तक तो लड़ो। कैच आपसे नहीं पकड़े जा रहे, बैटिंग आपसे नहीं हो रही, कप्तानी आपसे नहीं हो रही, फील्डिंग आपसे नहीं हो रही, कोचिंग आपसे नहीं हो रही, फिर आप तवक्को रख रहे हैं इस कौम को अब एशिया कप जीत के देंगे, वर्ल्ड कप जीत के देंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के देंगे। भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, पूरी की पूरी टीम चेंज करने की जरूरत है, पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी चेंज करें और नई टीम खिलाएं। ठीक है, हर तो वैसे ही रहे पिछले 4-9 साल से। 9 साल से क्रिकेट का उन्होंने कौन सा ऐसा इवेंट जिता दिया, मुझे बता दें। आपके जो मैच यकीन माने जी साहिद साहब, अभी आपने सरफराज की बात की, तो क्या आपको लगता है कि डिसीजन चेंज होंगे और सरफराज को लेकर आया जाएगा?
पहले तो मुझे बताएं सरफराज को निकाला किस वजूहत के तहत? हम कितने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, सरफराज से अच्छी कोई चॉइस ही नहीं है। आप मुझे बताइए रिजवान की खुद की कारकर्दगी क्या, ओडीआई में उन्होंने कौन से गोल खिला दिए? पहले तो मुझे बताइए जो बैक शॉट मारते हैं, बीच की गेंद मारते हैं, बोल्ड जाते हैं, मुझे बताइए उनको शॉट सिलेक्शन खेलने आता, फिर अपने लिए खेलते हैं, अच्छा, टीम तो के लिए नहीं खेलते, ओपन नहीं करते। मुझे बताइए जी ठीक है साहिद साहब, कप्तान थे। लेकिन साहिद साहब क्या सरफराज अभी भी फॉर्म में हैं? क्या उनके अंदर वो चीज़, वो स्पार्क बाकी है? वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं? उनको लेकर आना सही डिसीजन साबित होगा? देखिए 100% पाकिस्तान की टीम खड़ी हो जाएगी। अभी भी वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं भी आप यकीन माने 2 घंटे ट्रेनिंग करें, किसी चैनल पे आपको बैठे हुए नजर नहीं आ रही। इस वर्ल्ड कप में आईसीसी ने उनको सफीर बनाया था, इसलिए वो सफीर के नाते दुबई में मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान के किसी चैनल पे बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। मगर आज भी ग्राउंड में 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कीपिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता, अगर उनको नहीं खेलना होता वो पहली फुर्सत में रिटायरमेंट का फैसला ले जाते। मैं आपकी खबर, आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूं, अगर आप सरफराज को कप्तानी देंगे, 1 साल के लिए टीम देंगे, तो पाकिस्तान टीम दोबारा वहीं आके खड़ी हो जाएगी जो हाल में सरफराज ने 2 आलमी कप जिताए थे, 11 सिंधी जिताए थे। पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। मगर इस प्रोग्राम के तवज्जो से दुनिया भर में सोनिया आपको प्रोग्राम पसंद किया जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। यकीनी तौर पर सदर पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। टीम के खिलाड़ियों ने जो हाल किया ना, एक इसकी मर्ज की दवा है, सरफराज अहमद को टीम दे, यंग लड़कियों को लेके आए, टीम आपकी सेट हो जाएगी, टीम में ग्रुप बंदी खत्म हो जाएगी और ये लम्हात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हॉकी, स्क्वैश, फुटबॉल की तरह ना पहुंचाए। एक ही कौम जो इतनी महंगाई में मर गए। जी साहिद साहब, आप मुझे, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, बीइंग अ क्रिकेटर एंड बीइंग अ लवर क्रिकेट के आपका भी दिल को ठेस पहुंची। आपको लग रहा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, टीम ये सारी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं? सोनिया 2003 में पाकिस्तान के जनरल तौकीर ने राशिद लतीफ़ को घर से बुला के कप्तान बनाया था। राशिद लतीफ़ भी नहीं खेल रहे थे, राशिद लतीफ़ को घर से बना के कप्तान बनाया, जावेद मियांदाद को कोच बनाया, इसाक पटेल को असिस्टेंट कोच बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाती है तो पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, 2003 वर्ल्ड कप हारती है। और पाकिस्तान की टीम के अगर जो कप्तान थे, मेरे ख्याल में वकार ही उस कप्तान थे, उनको हटाया। उसके बाद राशिद लतीफ़ को आपकी टीम दी गई, 7-8 लड़के नए खिलाए, मिसाल मौजूद है और वो तमाम सलाहियतें मौजूद है। लड़का खेलना चाहता है, रिटायरमेंट थोड़ी है। 1 साल से आपकी भागदौड़ में समय, आखिरी टेस्ट मैच पर्थ में खेला है, उसके बाद उसको आपने मैच में नहीं खिलाया। फिर आपके आकिब जावेद साहब जो चीफ सेलेक्टर है, हेड कोच मुल्तान में, उसको कहते हैं आप घर चले जाओ। आप मुझे बताइए सेकंड विकेट कीपर आज भी आपके पास मौजूद नहीं है। फिर आपके कप्तान जो है ना, बाई बर्थ कप्तान नहीं है, माफ करना, ये मुल्तान सुल्तान की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। मुल्तान सुल्तान एक प्राइवेट लीग है, पाकिस्तान की आप कप्तानी कर रहे हैं, आपको कप्तानी करना आना चाहिए। जब आपके फास्ट बॉलिंग सही नहीं कर रहे हो तो आप स्पिनर से अटैक कराएं। आप मुझे बताइए आज अगर स्पिनर खुर्दिर शाह की ब्रेक हो रही थी, फिर तो आगा सलमान से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? अबरार ने बॉलिंग की ना। तो मेरा कहने का मकसद है कप्तानी आपको शार्प होना चाहिए, बॉलिंग चेंज करना आना चाहिए। फिर आप मुझे बताइए जो लड़का खिलाया था आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़का था जिसको आप कहते हैं सलमान को, वो किसकी जगह खेला? उसने क्या किया? कैच छोड़े, फील्डिंग को डिजर्व करता था? फिर मुझे बताइए अगर हम तनकीद कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज, भाई हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, मोइन खान, शोएब मलिक, राशिद लतीफ, बासित अली, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इनके साथ वक्त गुजारा है। अगर अभी की करंट टीम की अगर बात कर लेते हैं, आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको हमारी इस टीम में शामिल कर लिया जाए तो टीम स्ट्रांग हो सकती है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको निकाल देने से भी टीम स्ट्रांग हो सकती है? लेट मी क्लियर अबाउट इट। सोनिया क्लियर है, ये पूरी जो टीम खेली है, ये पूरी टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए जो पिछले 2024 से खेलते हुए आ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, ये बाबर को आप खिलाया जा रहा है, किंग किंग किस बात का किंग? किंग का मतलब पता है आपको? किंग कौन है? किंग सरफराज कोहली है।
विराट कोहली किंग, उसकी फॉर्म नहीं, उसने 100 किए, मुल्क को जरूरत थी। अगर विराट कोहली 100 नहीं करता पाकिस्तान मैच जीत जाता। विराट कोहली ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बॉल और बैट के दरमियान खेली, इससे कहते हैं सुपरस्टार। आप 6000 रन बना लिए, 120 ओडीआई खेल लिए, 5 चौके मार दिए, उसके बाद आउट हो गए। फिर आपके अपने कप्तान ने क्या इनिंग खेली। फिर आप मुझे बताइए कोई एक बैट्समैन है जिसने जिम्मेदारी ली। मैं कहता हूँ पूरी पूरी टीम चेंज होनी चाहिए। हार तो वैसे ही रहे, वैसे ही हार रहे हैं, बाहर हो गए। पाकिस्तान होस्ट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, पहले राउंड से बाहर हो गए, 3 दिन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। 29 साल बाद हमारे घर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम बना दिए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाम लेकर मुझे बताइए कि ये प्लेयर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है, इनको टीम से बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। नाम लेकर बताइए आप। नाम लेके आपके सामने मौजूद है ना। मुझे बताइए, शाहीन की बात करें, नसीम की बात करें, अब रिजवान की बात करें ना, फिर आप दूसरा इसकी जो आपने जितने ये खुलदिल शाह हो गया, फहीम अशरफ हो गया, आप मुझे कितने 8-9 लड़के तो बता दिए मैंने आपको। इसने आप मुझे बताइए डिजर्व करते हैं। नाम की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड बात करो, पूरी दुनिया में 100 अरब के लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम वही देखा जाता है जो हक और सच की बात हो। हमने क्रिकेट खेली है, खिलाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। चलें ठीक है, आप जो कप्तान रिजवान है, तो आप इनको देखते हैं कि ये मतलब फॉर्म में देख रहे हैं आपके, ये यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं कप्तान, एज अ कैप्टन ये बरकरार रह सकते हैं, या आपको लगता है कि इनको भी चेंज कर देना चाहिए? सोनिया, मेरा आपसे सवाल है, आप भी इतने अरसे से प्रोग्राम कर रही है, रिजवान की कारकर्दगी में डिजर्व करते हैं? पहले आप मुझे बताएं। सवाल तो मेरा आपसे, आप बताइए। नहीं, मेरा भी, मैंने आपको बताया ना, मैंने तो आपको बता दिया। मैं तो शुरू से आपके टीम को ही, मेरा वही तो सवाल है ना। मैं और आप, देखिए वो हमारे सुपरस्टार हैं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए नहीं, देखें, सुपरस्टार 120 रन बनाने थे, वर्ल्ड कप का मैच था न्यूयॉर्क में, घुमरा बॉल कर रहा था, बीच की बॉल आपने मारी, बोल्ड होके वापस आ गए, आपने टीम को मैच हरवा दिया। वर्ल्ड कप का मैच आप अमेरिका से हार गए, एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, फिर आज आप 47 पे खेल रहे थे, बीच की बॉल फिर दोबारा आप आउट मारते हुए बोल्ड हो गए। ये लगमियां फिक्र ही नहीं तो क्या, कप्तानी किसे कहते हैं? फिर आप ओपन करने नहीं चाहिए, फ्रंट से आपने लीड नहीं की, फिर आपने उस तरह की कप्तानी नहीं करी, तो लोग तो कप्तान से सवाल करेंगे ना। पर आप लीडिंग की आपने, फिर फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख लें आप, फील्डिंग कोच, हेड कोच, तमाम लोगों को आप चेंज करें भाई। मेरे को किसी दोस्ती आ रही नहीं है, मेरी सबसे बड़ी दोस्ती मेरा मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है। सब पाकिस्तान में अगर फील्डिंग कोच कौन है आपका, मुझे आपको बताइए, मुझे फील्डिंग कोच कौन है, नाम पता है आपको? है, मैं आपको बताता हूँ, मसरूर है फील्डिंग कोच, मसरूर फील्डिंग कोच है, वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच बनना डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान के लिए फील्डिंग कोचिंग कर रहे हैं, फील्डिंग का स्टैंडर्ड आप देख लें, फिर उनके दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मसूद की तो सब तारीफ करते हैं, उन्होंने तो बड़ा काम किया है। हाँ, ये एक एजेंडा है, ये एक एजेंडा है, वो एजेंडे, हम एजेंडे वाले लोग नहीं है। वहां को सच की बात करते हैं, अगर वो डिजर्व नहीं करते, अगर अच्छे थे जूनियर लेवल पर रखें। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अगर फील्डिंग कोच बनाना था, शोएब मोहम्मद से अच्छा फील्डिंग कोच कोई नहीं था, एजाज अहमद से अच्छा फील्डिंग कोच कोई नहीं था। ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले भी, ये अंडर 19 के कोच हैं, इनको अंडर 19 में कोचिंग करें। मेरी दोस्ती नहीं है, मैं आपको सच्ची बात करता हूँ, जो ग्राउंड रेट ही बताती है कितने के छोड़े इन्होंने, कितनी गैर मियारी फील्डिंग की है। तो सवाल ये पैदा होता है, सर साहब आप क्या देखते हैं, सरफराज अहमद की को अगर चेंज करते हैं आपने कहा ना कि टीम चेंज होनी चाहिए, तो सरफराज अहमद को चेंज करके आपको कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर आपको कैप्टन मटीरियल नजर आता है? शादाब से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। सरफराज के साथ जाती हुई फिर शादाब एक ऐसी चॉइस है, उसको आप कप्तान बना सकते हैं। वो पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसके साथ नाइंसाफी की, उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए था, ये डिसलाइकिंग की गई है, उसको बहुत बड़ा जुल्म किया। अगर शादाब होता तो ये पाकिस्तान की यकीनी तौर पर अच्छे शेप में होता, मगर उसके साथ भी ये हुआ, उसके साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग कर दी, उसको ड्रॉप कर दिया गया। वो डिजर्व करता था। फिर ये देखिए, ये चीजें हैं। शादाब मुझे बताइए बाहर होने वाला प्लेयर है, उसको आपने बाहर कर दिया। फिर अब्बास आफरीदी एक ऐसा बॉलर था, उसको आपने बाहर कर दिया। फिर साजिद को आपने, नुमान को, ऐसे बॉलर हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं। साहिब शादाब की तो करंट फॉर्म अच्छी है ही नहीं ना।
तो किसकी करंट फॉर्म अच्छी है सोनिया, मुझे बता दें। एक मौजूदा लाट में किसी एक बंदे की फॉर्म बता दें। किंग की फॉर्म अच्छी है, कप्तान रिजवान की फॉर्म अच्छी है, सऊद शकील की फॉर्म अच्छी है, आगा सलमान की फॉर्म अच्छी है, किसकी फॉर्म अच्छी है? इतना किसी को भी खिलाएंगे ना सोनिया, वो प्लेयर बन जाता है। इतनी क्रिकेट किसी को खिलाएंगे वो प्लेयर बन जाता है। यहाँ आपको बॉलिंग करने नहीं आती, 4 ओवर के बॉल है, माजरत के साथ आपके जितने भी बॉलर रखे हैं ना, ये 10 ओवर का स्पेल नहीं कर सकते। 4 ओवर के बॉलर हैं, 4 ओवर 20-20 खिला दें, 20-20 में आपकी टीम सिलेक्ट होती है। 20-20 पे ओडीआई क्रिकेट जो 50 ओवर की क्रिकेट होती है, 10 ओवर का इनको स्पेल करने नहीं आता, नया पुराना गोल यॉर्कर करने नहीं आती, चैनल पे बॉलिंग करने नहीं आती। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखा, 700 रन बने, 700 रन। तो वो क्रिकेट देखें, फिर अपनी क्रिकेट देखें, फिर हमें शर्म आती है कहते हुए। फिर आप बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल सही नहीं करते, फिर 15 ओवर से 40 ओवर तक आप बैटिंग सही नहीं करते, फिर रन रेट नहीं चलते, सिंगल डबल आप नहीं बना सकते। ये तो पिच इतनी स्लो थी, इतनी स्पिन हो रही थी, इस पे आप अच्छा नहीं कर सकते, फिर आगे क्या मुकाबला करेंगे मेरे भाई? सवाल ये पैदा होता है सोनिया, आपकी टीम को चेंज करना चाहिए, नई टीम को खिलाएं। और जब तक अब नई टीम को नहीं खिलाएंगे, ग्राउंड में लोग नहीं आएंगे। अब लोग बहुत बाइस हो गए हैं, माजरत के साथ। हमारे स्टार सारे थे, कल तक सारे स्टार थे, हारने के बाद अब कोई स्टार नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। आईसीसी की रैंकिंग में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी क्रिकेट आप खेलेंगे तो आईसीसी की रैंकिंग में आ जाते हैं। और एजेंडे पे बात नहीं कर रहे, मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं है। मुल्क है तो सब कुछ है। आज यकीन माने, आपके जो चुस्ती साहब हैं, जो आपके ऑनर है, वो भी बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी इतना बड़ा प्रोग्राम। जी साजिद साहब, हम अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए कितनी ही बातें करें मुकाम है, लेकिन सब लोगों के ऊपर हर चीज़ अब वाज़ेह हो गई है कि हम तबाही के दर में, अगर हम अभी भी नहीं संभले तो फिर कुछ क्या होगा, गॉड नोज बेटर। लेकिन साजिद खान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हो गया है वेदर अपडेट्स का। महकमा मौसमियात ने रमज़ान से कबल मौसम मज़ीद सर्द होने की पेशनगोई की है और अब बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की आज से मुल्क में एंट्री हो रही है, जिसके बाइस पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। लेकिन कराची वालों, आपके लिए कुछ नहीं है। तहम कराची में बारिश और सर्दी का कोई इम्कान नहीं है। अहम शहरों की दर्जा हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा और बादलों के राज के साथ मिनिमम टेम्परेचर जो है जनाब वो 18 एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम जाएगा 31 डिग्रीज तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है जनाब, और वहाँ बारिश के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक। उसके बाद ये चलते हैं मुल्तान आपको। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 15 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्री तक। बादल बने रहेंगे। बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की। तो लाहौर में भी आज शाम बारिश का वाज़ह इम्कान है, बादल बने हुए हैं। तो लाहौर वालों तैयार हो जाएं समोसों और पकौड़ों के लिए। और मिनिमम टेम्परेचर होगा 12 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। उसके बाद शहर इक़्तिदार लिए चलते हैं आपको इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी आज गहरे बादलों का राज बरकरार रहेगा और गहरे बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 12 और मैक्सिमम 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात कर लेते हैं पेशावर के मौसम की। तो पेशावर में भी आज मौसम सुहाना रहेगा, उसके साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम 24 डिग्री तक रहने का इम्कान। और फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम खुशगवार, बादल छाए हुए हैं और मिनिमम टेम्परेचर जो है जना फैसलाबाद में 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्रीज। जबकि डीआई खान में भी ऐसा ही मौसम है। डीआई खान में भी क्लाउडी रहेगा, मिनिमम 14 मैक्सिमम 25 डिग्रीज तक जाएगा। गवादर की बात करें तो गवादर में भी बादलों का राज रहेगा, बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्री तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको मरी। मरी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मौसम खुशगवार, मिनिमम टेम्परेचर 8 मैक्सिमम जाएगा 15 डिग्री तक। उसके बाद मुजफ्फराबाद में स्काई क्लियर रहेगा लेकिन मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक। जबकि कालाम में बारिश एक्सपेक्टेड है ज़बरदस्त तरीके की, मिनिमम टेम्परेचर होगा -10 और मैक्सिमम जाएगा -1। उसके बाद आखिर में स्कर्दू आ जाता है। स्कर्दू में भी मौसम खुशगवार जबकि सूरज चमकता रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर -7 और मैक्सिमम 1 तक रहने की इम्कानात हैं। तो ये थी ओवरऑल वेदर अपडेट्स। अब ज़रा बात कर लेते हैं महकमा मौसमियात से अंजुम नज़ीर से। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेलकम टू द शो।
शुक्रिया जनाब। जी, ज़रा ये बताइए कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वेदर के हवाले से वो ये हैं कि मुल्क में खुश्क साली हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, स्पेशली कराची की बात करें तो। सो आपका क्या कहना है, क्या कहता है हमारे मौसम, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? जी देखें, आप कराची की बात करते हैं तो बशमूल कराची सिंध में जो है अब तक कोई अच्छी बारिश देखने को नहीं मिली है। ताहम इंतहाई शुमाली अजला में पिछले स्पेल में कुछ हल्की फुल्की बारिश मिली थी। ताहम इसके बाद जो है तकरीबन पूरा सिंध जो है वो इस वक्त खुश्क साली की लपेट में है बशमूल कराची। तो आने वाले सिस्टम से भी कराची को या सदरन सिंध को कोई ख़ास इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम जो इंतहाई शुमाली अजला हैं सिंध के, जैसे जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, सखर, घोटकी, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है आने वाले 2 रोज़ के दौरान। अच्छा, वैसे अंजुम ये बताइएगा कि अभी जितनी बारिशें हुई हैं तो उससे क्या खुश्क साली का ख़तरा कम्प्लीटली टल गया है? जी देखें, जो अब तक की बारिश हो चुकी है इससे तकरीबन हमारे पास जो हमारी एवरेज है सर्दियों की दिसंबर जनवरी फरवरी, उसका तकरीबन हमने 25 से 30% तक जो है वो हमने कवर कर लिया है। जो आने वाला सिस्टम है ये काफ़ी ताकतवर है, तो इस बात की तवक्को है कि इस स्पेल के बाद हम काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क साली पर काबू पा लेंगे। अच्छा, ये जो नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है ये कब तक दाखिल हो जाएगा और प्रॉपर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड हैं? जी देखिए, इसके असरात जो हैं वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है हमारे जो मगरिबी हिस्से हैं मुल्क के बशमूल बलूचिस्तान और अपर केपी के और सी के, यहाँ पर बादलों की आमद शुरू हो गई है। इस बात की तवक्को है कि आज शाम रात जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके या मगरिबी इलाके हैं बशमूल कोयटा, वहाँ पर एक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और कोयटा के मुहलिका पहाड़ों और शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी एक अच्छी बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। और इसी तरह ये सिस्टम जो है आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के जो है शुमाली और मशरक़ी इलाकों तक फैलना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान जो गिलियात और हमारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर एक शदीद बर्फ़बारी का स्पेल हो सकता है, जिसके साथ साथ जो है वो लैंडस्लाइड का भी ख़तरा बरकरार रहेगा। अच्छा अनुम, आपने कहा कि क्वेटा में जो है वो शदीद सर्दी जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो क्वेटा का मौसम जो है वो अक्सर व बेशतर कराची के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन कराची का मौसम इस वक्त जो है वो सर्द बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आगे आने का इम्कान है। तो इस बार क्वेटा की सर्दी का कोई असर कराची पे नहीं होगा? मौसम अच्छा नहीं होगा स्पेशली रमज़ान में? देखें, आने वाले 3 रोज़ के दौरान जब ये मगरबी सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा होगा, इस दौरान कराची के जो स्काइज़ हैं वो पार्टली क्लाउडी से क्लाउडी तो रह सकते हैं। ताहम इस बात के इम्कानात नहीं हैं कि कोयटा में अगर बारिश या उसके मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ कराची पे आएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहरे अरब में एक एंटी साइक्लोन या हवा का ज़्यादा दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से जो कराची में मैक्सिमम टाइम जो विंड पैटर्न है वो साउथ वेस्ट से रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो समुद्री हवाएं तो रहेंगी, ताहम ये समुद्री हवाएं टेम्परेचर को गिरने नहीं देती हैं। तो आज जो हमारे पास कोयटा की हवाएं हैं उनका इम्पैक्ट कराची के ऊपर नहीं आएगा। थैंक यू सो वेरी मच अंजुम नज़ीर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए, उतनी डिटेल में वेदर अपडेट्स देने के लिए थैंक यू। सो जनाब, ये थी मुल्क भर से वेदर अपडेट्स। हमने अंजुम नज़ीर को भी बुला के पूछ लिया कि जी आगे मौसम कैसा रहेगा, तो होपफुली रमज़ान के वक्त जो है वो थोड़ा सा कराची में मौसम अच्छा होने की तवक्को है। सो अब यहाँ जनाब वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन कहीं जाना नहीं है, आपके लिए अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत शानदार गुजर रहा होगा और आगे आने वाला दिन भी शानदार ही गुजरे। ज़रा बात हो जाए पाक बहरिया के हवाले से। पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर एहतमाम सी गार्ड 2025 मशकों का आगाज़ आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मैरी टाइम चैलेंजेस के खिलाफ बहरी मुश्क सी गार्ड की पहली बार जो इनेकाद किया गया था वो गुज़िश्ता साल किया गया था, जिसमें 50 से ज़ायद मुल्की स्टेक होल्डर्स ने प्रॉपरली हिस्सा लिया था। और अब होने वाली जो बहरी मुश्कें हैं ये भी उसी सिलसिले की कड़ी ही है। पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा साहिली पट्टी बेशबहा कुदरती वसाइल से मालामाल है। इन कुदरती वसाइल के साथ मुख्तलिफ मैरी टाइम चैलेंजेस भी जन्म लेते रहते हैं, जिसमें गैर कानूनी फ़िशिंग, नार्को स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, माहौलियाती तब्दीली वगैरह शामिल हैं।
आज से आगाज़ होने वाली जो गार्ड मशकें हैं उस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान जो कि पाकिस्तान बहरिया से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लास्ट टाइम अमन मशक़ें भी हुई थी, तो जो ये वाली मशक़ होने जा रही है इसमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस? अच्छा, जो अमन जो मशक़ें अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट करवाई हैं, उसका बेसिकली जो कोर पर्पस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, इंटरनेशनल ममालिक को इन्वॉल्व करना था, जिसके अंदर हमने देखा कि 60 से ज़्यादा ममालिक ने उसके अंदर शिरकत की और बेसिकली हमने ये मैसेज दिया दुनिया को कि दैट वी आर एक्चुअली टुगेदर फॉर पीस। उसका स्लोगन भी यही है उस एक्सरसाइज का, और मोटो भी यही है कि वी आर टुगेदर फॉर पीस। बट अगर हम बात करें एक्सरसाइज सी गार्ड की, तो दिस एक्सरसाइज इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द नेशनल स्टेक होल्डर्स। जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारी साहिली पट्टी और इसके अलावा जो हमारा सी का एरिया है जो कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, वो कुदरती वसाइल से माला माल है। ऑफ कोर्स अब जिस जगह पर कुदरती वसाइल होते हैं उस जगह पर फिर हमें थ्रेट्स का भी जो है वो सामना होता है। तो उन थ्रेट्स को केटर फॉर करने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए हम बेसिकली ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसका इनकाद जैसा कि आपने बताया कि 2024 में लास्ट हुआ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की डायरेक्शंस पर। तो ये उसका जो है वो दूसरी सीरीज़ है बेसिकली। तो इसमें तमाम जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं दे विल गेट इन्वॉल्व और वो अपना रिस्पॉन्स जो है टुवर्ड्स द सी, वो सिनर्जेटिक रिस्पॉन्स बेसिकली वो चेक करेंगे। तो इसमें नुमान साहब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो है वो 50 से ज़ायद जो है वो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, जो जिनमें अगर हम मोटी बात करें या बड़ी बात करें तो पाकिस्तान नेवी इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, हमारा एक बहुत बड़ा फिशरमैन कम्युनिटी, क्योंकि वो जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो सी से है, तो फिशरमैन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, FIA है और जो है इसी तरह से कस्टम्स हैं, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सरसाइज के। अच्छा, अभी आपने कोस्ट गार्ड का जिक्र किया, तो इसमें डिफरेंस क्या है और इस वाली मश्क में इसका ये किस तरह से पार्टिसिपेशन है? बेसिकली कोस्ट गार्ड का हमारा जो साहिली पट्टी है वो डिवाइडेड है। सी गार्ड और कोस्ट गार्ड थोड़ा सा डिफरेंस। कोस्ट गार्ड इज बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। Okay. सी गार्ड इज एन एक्सरसाइज और जो कोस्ट गार्ड है वो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। सेम लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह से कोस्ट गार्ड हमारे पास है पाकिस्तान के पास, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और इसी तरह से जो है वो कस्टम्स भी हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक साथ इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज दी ओनली एक्सरसाइज जो कि प्रोवाइड करती है ये अपॉर्चुनिटी टू दी नेशनल स्टेक होल्डर्स कि वो एक फोरम पर जो है वो यकजा होकर अपने रिस्पॉन्सेज जितने भी उन्होंने जनरेट करने या जो एक्सरसाइज करने हैं उनको वैलिडेट कर सकें। अच्छा, तो आपने अभी जो इनकी मैं ड्यूटीज़ जानना चाह रही हूँ बेसिकली कि इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो तो आपने बता दिया। तो जो कोस्ट गार्ड आपने कहा कि एक तो पूरा डिपार्टमेंट है और एक जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं? अच्छा, कोस्ट गार्ड की बेसिकली ड्यूटीज़ जो है वो दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दी, उनकी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है कि वो क्योंकि एक सलाहियत के ऊपर वो बड़ा डिपेंड करता है कि आपके पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अब जैसे हम लोग पाकिस्तान नेवी की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स कि हम एक्सटेंडेड रेंजेस के ऊपर जाकर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं आउट एट सी। बट कोस्ट गार्ड की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। कोस्ट गार्ड जो है वो मोर और लेस जो है वो एक्सेस कंट्रोल करता है, और जितनी भी नार्को स्मगलिंग्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो चोक पॉइंट्स हैं हमारे साहिली पट्टी के ऊपर, उनको जो है वो बेसिकली मॉनिटर करती है। जी, अभी आपने नारकोटिक्स की और इंसानी स्मगलिंग वगैरह की हम बात भी कर रहे थे, तो इनकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या क्या इक़दामात उठा रहे हैं? आप लोगों ने कुछ प्लान्स तो रखे होंगे? अच्छा, इसके लिए हमारे डिफरेंट जो है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारी एक इदारा है JMICC, जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर। बेसिकली ये एक्सरसाइज सी गार्ड जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो है वो ज़रूरत पेश आई 2013 के अंदर,
कि सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह काम तो कर रहे थे, जितने भी नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको मेंशन किया पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, वो तमाम अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। लेकिन वो काम जो था वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब उसको एक जगह जमा करने के लिए और एक सिनर्जिक रिस्पॉन्स देने के लिए किसी भी थ्रेट के हवाले से, फॉर एग्जांपल कोई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किसी फिशरमैन को का डिस्ट्रेस हमें रिसीव होता है आउट एट सी किसी वजह से कि वो डूब जाता है या कोई और मसला मसाइल उसके साथ दरपेश आता है, तो वो किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को रिले करेगा और फिर कौन सा स्टेक होल्डर जाकर उसको रेस्क्यू करेगा। तो बेसिकली JMICC वॉज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2012 एंड 13 कि जिसका मकसद था कि वो कलेक्टिवली ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करे और गैदर करने के बाद उसका एनालिसिस करे और जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये काम डिस्ट्रीब्यूट करे कि बताए कि आपके ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ हो चुकी है, तो यू आर दी मोस्ट फीजिबल और मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस कि जो जाकर जो है वो ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। ओके, बस सी गार्ड्स की मशकों में अहम पॉइंट गैर कानूनी फ़िशिंग की रोकथाम के हवाले से भी इक़दाम उठाना है। सो इस मिशन में अब तक कितनी कामयाबी मिली है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ऑफ कोर्स हमारी एक हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी फ़िशरमैन कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व है फॉर द फ़िशिंग, और एक हमारे इकॉनमी को जो है वो फ़िशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है GDP को। तो जहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स उसकी गार्ब के अंदर बहुत सारे जो है वो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर भी जो है वो काम कर सकते हैं, जिसके अंदर उनकी गार्ब के अंदर दे कैन टेक अलॉन्ग दी नार्को और जो है वेपन, इलीगल वेपन स्मगलिंग भी कर सकते हैं। तो उनको केटर करने के लिए हमारे जो है वो डिफरेंट रोल्स एंड टास्क्स हैं और हमारे ऑपरेशंस डिफाइंड हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिंस द JMICC हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, तो वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। हम बहुत सारे जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो नार्को ऑपरेशंस करते रहते हैं और सक्सेस हमें उसमें मिलती रहती है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमने जो है वो नारकोटिक्स और लिकर जो है वो पकड़ी है गुज़िश्ता 5 से 6 सालों के अंदर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। Okay, इस वक्त उलमा साहब आपको पूरी कौम देख रही है, अगर इन मशकों के हवाले से या अदरवाइज़ भी कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज़। मैं तमाम कौम को बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपने जो है मुल्क के अंदर अब मुल्क जो है वो ज़ाहिरी बात है सिर्फ लैंड नहीं है, सी भी है। हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं कि जो कि सी में लोगों को नज़र नहीं आते, बट दे आर देयर एक्चुअली। तो उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से हम जो है वो फ़िशरमैन कम्युनिटी को या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुल्क के लिए एक बुरा नाम ला सकती हैं आउट एट सी, अगर हम बात करें जिसके अंदर नार्को स्मगलिंग है या फॉर दैट मैटर वेपन स्मगलिंग है या जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो उसको कर्टेल करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज भी कामयाब हो और फ्यूचर में हम इस तरह की बहुत सारी और भी मजीद एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाएं। बेशक पाकिस्तान नेवी हम सब का फ़ख्र है। थैंक यू सो मच लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान मजीद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। सो आप लोगों ने अभी देखा और जाना और इतनी डिटेल में नुमान साहब ने आपको बताया कि ये मशक़ें जो हैं किस तरह से हो रही हैं। 50 से ज़ायद ममालिक जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इनको गुड लक विश करते हैं। और साथ ही अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे प्रोग्राम दुनिया बोले में खुशामदीद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर बेहद शुक्रिया। कराची में कत्ल मुस्तफ़ा आमिर का केस एक के बाद एक इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं। कड़ियाँ अदाकार साजिद हसन के साहबजादे तक जा मिली हैं। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम ज़ेर हिरासत साहिर खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है।
मुस्तफ़ा कत्ल केस में सामने आने वाले हक़ाइक़ मुआशरे के लिए सवालिया निशान है। हमारे नौजवान आखिर किन चक्रों में पड़ रहे हैं, वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, इसी पर बात होगी। मोहम्मद काशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, मुझे बताएं, अब ये मामला मजीद रोज़ाना की बुनियाद पे एक नए एंट्री होती है इस केस में। अब ये मारूफ अदाकार साजिद हसन है, उनके साहबजादे की एंट्री हो चुकी है। आपको लगता है ये मामला सिर्फ यहीं तक रहेगा या इसमें मजीद और लोग भी इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुल्ज़िम अरमान के दोस्तों का पूरा सलसला जो है वो मंशियाती फ़साइद में मुलव्वस निकला। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मज़ीद नाम भी सामने आ रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अदाकार साजिद हुसैन के जो बेटे हैं वो भी सामने आए, उनको गिरफ्तार किया गया गुज़िश्ता रोज। जबकि मुल्ज़िम ताहिर हुसैन ने भी तफ्तीश में अहम इंकशाफात किए हैं। मुल्ज़िम ने पुलिस को तफ्तीश के दौरान बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से मंशियात की फ़रोख्त वो कर रहा था। जबकि ताहिर ने कहा है कि और 2 मज़ीद नाम लिए, जिसमें बादल और याया नामी शख्स हैं, जिनसे मंशियात लेकर डिफेंस के पोस्ट इलाके में फरोख्त करते थे। ये मंशियात सिर्फ डिफेंस के यूनिवर्सिटीज या स्कूलों में नहीं फरोख्त होती थी, पूरे जहाँ पर बंगले पे नाइट पार्टियां मुनक्किद की जाती थी, वहाँ पर भी ये मंशियात फरोख्त करते थे। जबकि उनका साहिब दादा जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहवील में, वहाँ से भी मजीद तहकीकात जो है दौरान तफ्तीश किए जा रहे हैं। मुल्ज़िम ताहिर ने पुलिस को बताया कि 50 लाख से ज़ायद की मंशियात इब्तदाई तौर पर इनके पास से बरामद हुई है। जबकि गुज़िश्ता रोज डिफेंस के इलाके से इनको गिरफ्तार किया गया था। जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मजीद भी नाम सामने आ रहे हैं और पूरा सलसला जो है मुल्ज़िमान का जो है वो मंशियात फरोशी में मुलव्विस निकल रहा है। लेकिन ये काशान लग ये रहा है कि ये नेक्सस जो है ये छोटा नहीं है। हमें अपडेट मजीद करते रहिएगा काशान इस केस पे। आप इट्स गेटिंग अ वेरी डिफिकल्ट केस नाउ, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात मारवी सोमरो साहिबा। सलाम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग। मैं जब सवाल सोच रहा हूँ इस पे, तो मुझसे एक सवाल नहीं बन पा रहा है इस पे। ऑब्वियसली एक तो बहुत ही भयानक इसका जो है एंड वो ये है कि दोस्त ने दोस्त को कत्ल करके ज़िंदा जला दिया। बट माई पॉइंट नाउ हेयर इज़, इसमें अब वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट के 2 पॉइंट्स आ गए। पहला तो वो ख़ुद जो उनके वालिद साहब हैं, जो वो ख़ुद एक मेरे ख्याल से हिजानी कैफियत में किसी मुब्तला हैं अरमगान साहब के। नाउ कमिंग टू दिस, मारूफ अदाकार और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी साजिद हसन साहब, उनके साहबजादे इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ 1-2 दिन नहीं, अरसा दराज से वो ये काम कर रहे हैं। सो माई क्वेश्चन इज़, वालिदैन से कहाँ भूल चूक हो रही है, वो कहाँ उन पे नज़र नहीं रख पा रहे। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ, फिर उस पर आप अपना रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा टू माई क्वेश्चन। वन ऑफ माई कज़न्स, जब वो छोटा था, ही स्टार्टेड स्मोकिंग ना, जस्ट द स्मोकिंग। उसकी वालिदा ने 1 मिनट में पकड़ लिया जब वो घर वापस आया है। हालांकि उसने ब्रश कर लिए, टीथ सब कुछ कर लिया। माँ तो माँ होती है, बिल्कुल ठीक है, यूँ पकड़ते हैं। ये वालिदैन अपने बच्चों को इन्होंने इतना आज़ाद कैसे छोड़ा हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग, वेयर इज़ द फॉल्ट लाइन इन आवर सोसाइटी? अच्छा, ये स्टार्ट जब होता है, व्हाट वी डू नॉट नोटिस एज पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स नोटिस नहीं करें, वो तब से जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं बच्चे की, 4 साल 3 साल, हम लैग कर जाते हैं तवज्जो। बच्चा खेल रहा है, तब से तवज्जो कम कम कम, और फिर आती है प्यूबर्टी की एज। नौजवान जब प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। उन जज्बात को कंट्रोल किया जाता है थ्रू फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का बढ़ाओ, सोशल गैदरिंग्स, और वो भी आपकी कंट्रोल्ड गैदरिंग्स। ऐसे नहीं कि आप सोशली बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, आपको आज़ादी मिली हुई है, ना ज़्यादा आज़ादी ना ज़्यादा रोक टोक। देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन इट, जो कि हम लैक कर रहे हैं। अब डिप्रेशन स्टार्ट होता है बच्चे का 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन हुआ है। बच्चा चिड़चिड़ा है, अलग थलग रह रहा है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा रहा, अकेला कमरे में बैठा है, खाने पीने में डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हम नोटिस नहीं करते अमूमन। मदर्स भी नोटिस नहीं करी, मदर्स के अपने काम हैं, और फादर्स ऑब्वियसली दे आर वर्किंग। नो, देयर इज़ अनदर थिंग। हम पिछले दिनों में देखते हैं ज़ाहिर जाफ़र केस हो गया, उससे अभी जो नताशा केस हो गया, और उससे भी पहले शाहरुख शतोई केस हो गया। ये सारे केसेस, ठीक है, चले शाहरुख शतोई को ड्रग में आप ना डालें, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि ये हमारे जो सोसाइटी और ये सारे बच्चे हैं, जाहिर जाफ़र भी चले उसको 30+ ही कह लें, सो शाहरुख से लेके नताशा एंड ऑल, इतने बड़े लोग नहीं हैं ये। नशे की लत में पड़ के कोई सड़क पे कुचल देता है किसी को, कोई ज़िंदा जला के मार देता है। हुकूमत कर रही होगी अपना काम, वी डोंट नो, बट वेयर आर वी बीइंग लेड एज अ सोसाइटी?
विद दिस थिंग, विद दिस मेनेस, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली अब देखिए वो यही है कि प्रॉपरली उसको हम घर से निकलते हैं बाहर, घर पे ही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उस तरह से, तो वो बंदा सोसाइटी में जाके इस तरह के काम करेगा। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है इसी वजह से, क्योंकि घर में वो चीज़ प्रॉपर है ही नहीं। पेरेंट्स की लैकिंग है, हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स की लैकिंग है, हमारे ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो टीनेजर है जिसको तवज्जो ही नहीं मिली ना पेरेंट्स की ना सोसाइटी की, वो ड्रग्स का सहारा ले रहा है। आपकी बात से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि ड्रग इज़ नॉट द रूट कॉज, इट इज़ वो जो नेग्लिजेंस है पेरेंट्स के पार्ट पे। मैं भी यही कहने वाली थी एग्जैक्टली बेसिकली तो अब सारा ब्लेम जो है ना इट टिल्टेड टुवर्ड्स पेरेंट्स कि अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे ये करेंगे। तो आप कहना चाह रही हैं कि फिर जो बेसिक रूट है वो पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हम बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। अगर बच्चा परेशान है, अलग थलग है या व्हाट्सोएवर कॉन्सिक्वेंसेस ही इज फेसिंग, हम उसको पूछ नहीं रहे कि क्या बात है। जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, हम बात नहीं कर रहे, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात नहीं कर रहे, वी हैव फोन्स। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हमारे पास फोन्स हैं। We've got phones, बच्चे के पास अलग फोन्स हैं और वालिदैन के पास अलग फ़ोन है जी। अच्छा देखें, अगर कोई बच्चा टेबल पे बैठा है आके, राइट, ठीक है, और वो ही और शी इनटू ड्रग्स, राइट, सो पेरेंट्स बस अपने फ़ोन में लगे हुए, लाइक पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि पूछें देखें? पेरेंट्स का क्यों रुझान ख़त्म हो गया है? दे डोंट केयर, क्योंकि वो कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाह रहे, उस पर तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। देखिए ये सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है ड्रग्स लेना, इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल चीज़ हमारा सेरोटोनिन, हमारा डोपामीन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है जब भी वो ड्रग्स उसको लेकर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा मारवी, बिहेवियरल कौन से वो चेंजेस हैं जो वालिदैन अपने बच्चों में देखें तो उनकी वो लाल बत्ती जो है ना वो जल जानी चाहिए उसमें? मैं तो कह रही हूँ कि जहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, नॉट ओनली फ्रॉम प्यूबर्टी, आप वेट करें कि बच्चा बालिग हो रहा है तब देखें। आप 6 साल का, 3 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें शो करता है। 6 साल में, 7 साल में हमारा ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। आप तब से देखें, बच्चा आइसोलेटेड है, अलग रह रहा है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा रहा। आप उसको कहीं लेके जा रहे हैं रिश्तेदारों में, कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे हूँ, एंड देन द पेरेंट्स लीव देम एट होम अलोन। उसको कहते हैं ये तो अलग थलग रहना पसंद करता है, इसकी नेचर ऐसी है। इसकी नेचर ऐसी है। क्या ऐसा होता है? एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जितना छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, पेरेंट्स को तो विजिलेंट रहना चाहिए हर उम्र में ही, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, टॉडलर है या वो ऊपर। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, आजकल तो पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो उनके सर पे कोई सर्वेंट्स रख देते हैं या कोई गवर्नेंस रख देते हैं कि भाई वो आया आ गई है, मासी आ गई है घर में। तो अब ऐसे पेरेंट्स किस तरह से विजिलेंट रहें, किस तरह से ध्यान रखें? मतलब आप कैसे? इवन वर्किंग, अब क्या होता है, पेरेंट्स को अगर कहें कि आपने तवज्जो नहीं दी तो फादर ब्लेम्स द मदर, मदर ब्लेम्स द फादर। तो दोनों को एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग करनी चाहिए। इफ़ द फादर इज सेइंग कि ये चीज़ गलत है तो मदर आ जाती है कि नहीं 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 मेरा बच्चा है, करने दो, वो लाड होता है। हमें एक बच्चे को दोनों पेरेंट्स एक जैसे नज़र आने चाहिए, ना फादर ज़्यादा प्यार लाड करे ना मदर ज़्यादा, ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो। स्ट्रिक्टनेस भी ये चीज़ करती है कि बच्चा गलत राहों पे चला जाता है, रिलेशनशिप्स रखना शुरू करता है। रिलेशनशिप्स क्यों बढ़ रहे हैं? कम उम्र के बच्चे इस तरह के रिलेशनशिप क्यों रख रहे हैं? उसका भी रीज़न है, देयर इज़ अ लैक ऑफ लव। वो मोहब्बत ढूंढता है, वो प्यार ढूंढता है बाहर जाकर, जो कि इसको घर में नहीं मिलता। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। सो एक तो ये कि बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड। अगर माँ बाप बिल्कुल ही निछावर कर रहे हैं मोहब्बत और बिल्कुल ही उसको प्यार में, दैट्स बैड। फिर आप अगर उसको आपने लगाम में खींची हुई है उसकी, दैट्स इवन बैड। लेकिन ये वाला जो आपने जो बात बताई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस केस में फीमेल इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा है ना, ऑल्दो कि अब वो बेचारी उतनी मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए है भी या नहीं, बिकॉज जो FIR है, हर कोई एक दूसरे को मिल जाते हैं, हम कुछ वी कांट से। यस, सो नाउ द थिंग इज कि एक तो बिहेवियरल चेंज पेरेंट जो है सिर्फ इस चीज़ की ना देखे कि वो नहीं कर रहा, वो इस चीज़ की भी देखें। और हमारे माशरे में बहुत कम ऐसे वालिदैन हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि द बच्चा इज़ गेटिंग इनटू सम रिलेशनशिप, सो चले उसको एड्रेस करें।
उसको उसकी एज के हिसाब से अगर तो भाई वो इस लायक हो गया है कि शादी कर दें तो बिठाए और बात कर लें कि भाई देखो आपस में मैच्योरली क्या डिसाइड किया, एक दूसरे में क्या देखा है। तो बट एक ऐसी एज में जहां उसकी ये सब करने की एज है ही नहीं, वहां पे भी पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एंड इट इज इक्वली डेंजरस जिस तरह ड्रग्स। इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि वो लव बाहर ढूंढ रहा है फिर और गलत जगहों पे ढूंढ रहा है। सिमिलरली इज़ विद गर्ल्स, वो भी अब मोहब्बत बाहर ढूंढ रही हैं क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको वो मोहब्बत दी नहीं, वो लैक कर रही हैं उस मोहब्बत को, अब वो गलत जगहों पे ढूंढेंगी एंड देन देयर इज़ अ ट्रैप जिसमें हर कोई फंस रहा है, इवन बॉयज़ और गर्ल्स। वैसे डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जो कि बहुत दीनदार हैं, दे आर वेरी मच बच्चों के ऊपर तवज्जो देना, लेकिन एक बच्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जा रहा है बाहर और वो वापस आ रहा है तो 11 बज रहे हैं, हम तक भी बातें आ रही हैं यू नो कि भाई ऐसा कर रहा है वो बच्चा वैसे, लेकिन फिर अचानक से एक दिन पता चलता है जी बच्चा तो वो नशा करने जा रहा था या उसको गलत कंपनी मिल रही थी, और लोग के पेरेंट्स तो उस पर भरपूर नज़र भी रखे हुए थे, प्यार भी दे रहे थे, तो फिर तो पेरेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम नहीं गया सारा, फिर बच्चा कहाँ लैक कर रहा था। देखिए कहीं ना कहीं तो वो घर में या सोसाइटी में, अब वो पॉवर्टी के केसेस भी आते हैं कि ज़ाहिर है उस सोसाइटी उसको ज़्यादा करना चाह रही है कि वो देख रहा है उनके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, वो एहसास कमतरी की वजह से भी हो सकता है। सो इट्स बोथ वेज, नॉट ओनली पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड बट सोसाइटी, उसी टाइम पे सोसाइटी में भी हम ब्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ें ही हमने उस तरह से नहीं बच्चों के जहनों में डाली हैं। स्कूल्स में, तालीमी इदारों में, ये सबकी एक collective effort के साथ बच्चे I was about to say that and yes, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, स्कूलिंग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 8 hours with friend, 8 hours with schools and 8 hours with parents. Exactly. Marvi, thank you so much for coming. We would have loved to talk about this more, but because this case is unfolding, हम आपको दोबारा ज़रूर लाजमी ज़हमत देंगे। आपका आ जाने का बहुत शुक्रिया। So, moral of the story, आप वालिदैन हैं, आप देख रहे हैं आपके बच्चे में चेंजेस आ रही हैं जो कि हर बढ़ती उम्र के बच्चे में आती हैं। उस चेंजेस को समझिए, परखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, सख्ती जितनी कर सकते हैं कोशिश करें कि उतनी ना करें, बिकॉज ऐसी एज में बच्चे कभी कभी रिएक्टिव भी हो जाते हैं और वो सख्ती को समझते हैं कि कल को ये तो मुझसे ये दोनों प्यार कर रहे थे, आज अचानक से ये क्यों हो रहा है। प्लान योर प्लान अकॉर्डिंगली ताकि बच्चे आपके हाथ से यूं स्लिप ना हो, फिर इस तरह का बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उनसे बात करना सीखें उनके लेवल पर आकर। ये एक टिप है जो मैं आप सभी को देना चाहूँगी। इसके साथ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। हम रोज़ आपको बताते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। क्रिकेट से हट के भी बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास। बाय द वे नहीं मैं आपको इसलिए ज्वाइन कर सका क्योंकि गमे हिजर जो है ना वो मुझे समझ है, गमे दौरान गमे जाना से बढ़ के जो गमे क्रिकेट है। लेकिन चले फैसल तकिए पे मुंह दिए पड़े बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ मैं कि लेकिन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। लेकिन हम जो अगली बात करने जा रहे हैं हुकाम वाला की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने जा रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन पाकिस्तान इन अदर डिसिप्लिन्स एज वेल। ख़ास तौर पे जो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है उसमें पिछले सालों में वी हैव गॉट लॉरल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एशियन यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जूनियर फाइटर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया गया। मेगा इवेंट के पहले रोज़ पाकिस्तान ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। हम बात कर रहे हैं अंडर 16 कैटेगरी। पाकिस्तान की जूनियर फाइटर्स अलिशबा अली और जुनैरा जुल्फ़िकार ने डू क्लासिक और डूशू के सेमीफाइनल में मेज़बान थाईलैंड और वियतनाम को शिकस्त दी। थाईलैंड और वियतनाम दोनों बड़े तगड़े मुल्क हैं इन जुजित्सु, लेकिन सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। और आमना इरफान और अब्दुर्रहमान ने दीगर कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा जुल्फ़िकार और आमना इरफान और उनके कोच जुल्फ़िकार अली भी मौजूद हैं। उन सबको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? देख के लग रहा है आपको कि जीत के आ रही है, मारदार करके आ रही है, पतली पतली मासूमियत करी जाइएगा इनके। मासूम भाई एक काम करते हैं जो अभी सोनिया ने कहा है कि आप हमें तो नहीं देख के लग रहा कि पतली सी मासूम सी बच्चियां जो जिससे करेंगी, तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि सेगमेंट के आखिर में सोनिया की और सबसे जो कम उम्र है हमारी फाइटर उनकी एक छोटी सी फाइट करा लें। हाँ बिल्कुल, लग पता जाएगा।
और इसमें कोई खातिर जमा नहीं रखनी है, ठीक है। चले इसको तो हम देखते हैं। भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और स्टार्टिंग विद सबसे कम उम्र, सबसे छोटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जरा मेडल्स तो दिखाएं अपने कैमरे में। ये वाह, दैट्स एशियन यूथ। अच्छा भाई, आपने किस कंट्री को मारा, जरा ये बताइए। थाईलैंड। वाह, कैसी फाइट थी? बहुत अच्छी थी। कितना तगड़ा था अगला ओपोनेंट आपका? बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और थोड़ा सा और भी बोले या सारी एनर्जी आप फाइट पे ही लगा देती हैं। सो कैसे प्रिपेयर करते हो आप अपने आप को? कब से ये कर रहे हो? इतने छोटे हो आप, आपकी उम्र के बच्चे तो अभी 14 अगस्त पे टैबलोस कर रहे होते हैं। आपकी क्या एज है बेटा? 13। मैं तो यार, आपकी उम्र के बच्चे तो स्कूल में 14 अगस्त पे टैबलो की तैयारी कर रहे होते हैं और आप यहाँ मारदाड़ कर रहे हैं। कब से प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने आप को? मैं 2 इयर्स से कर रही हूँ। 11 साल की जब आप थी? जी। 11 साल में आप क्या कर रहे थे? याद भी नहीं है मुझे। मैं तो मट्टी में खेल रहा था। खैर, प्लीज कैरी ऑन। और आप बताइए कि आपने कैसी तैयारी की थी? आपके ऑपोजिट कौन था? किसको आपने हराया? मैंने वियतनाम को, मेरा ओपोनेंट वियतनाम था और मैंने इनको बीट किया वियतनाम को। बहुत टफ था हमारा मुकाबला। फैसल, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इतनी मासूम सी नाजुक सी बच्चियां हैं ये, और माशाल्लाह से इतने अच्छा खेल कर जीत कर आई हैं। और जो हट्टे कट्टे वहाँ हमारे गए हुए थे ना, वो ना कटा के आपको नहीं आ रहा ना यकीन? मुझे बाज़ाब्ता इजाज़त भी मिल गई है कि सेगमेंट के आखिर में बच्चों आप लोगों ने माइक उतारना है। सोनिया की फाइट है आपसे। अच्छा, उर्दू में बोले फेंटी लगानी है। वो इनके ऊपर है, वो इनके ऊपर है कि वो कुछ भी करें। इतनी मासूम मैं कभी कुछ ना करूँ। सर, एक कोच जो है फादरली फिगर होता है, खास तौर पे इस अर्ली एज के बच्चों के लिए। तो समझें कि वो या तो घर में अपने वालिदैन को देखती हैं या फिर आगे कोच को देखती हैं। कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? आपके हाथ के बनाए बच्चे, ट्रेन किए बच्चे जाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, कैसा फील होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्फाजों में बयान नहीं की जाती, क्योंकि जब आप एक अपने हाथों से प्लेयर को बनाकर और फिर वो दूसरे ममालिक में जाकर परफॉर्म, और फिर परफॉर्म भी ऐसी कि आप गोल्ड की, यानी कि फर्स्ट फाइनल खेल रहे हो। फाइनल खेलना ही फर्स्ट सेकंड जो है वो इक्वल होता है। तो वो खुशी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं शुरू से मेहनत करता रहा हूँ। इनकी सीनियर टीम, और वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो उन्होंने भी अच्छे उनकी कारकर्दगी है पाकिस्तान के लिए। और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि इनके सिर्फ स्पोर्ट्स पे नहीं, इनके किरदार पे भी मैं काम करता हूँ। इनके में जो बच्चियों, क्योंकि टीन एज होती है जहाँ पर हमें इनको संभालना होता है बच्चों को। तो मुसलसल तकरीबन मेरी एज जो है वो 50 के करीब है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस पर सिखाने का 30 साल का है। माशाल्लाह। फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को और कमांडोज़ को मैं ट्रेनिंग मार्शल आर्ट की कराता रहा हूँ। फिर हमारी जो इनको सिखाने में मुझे आसानी यूँ होती है कि फिर जो आप बड़े लोगों को सिखाते हैं, बड़ी एज के लोगों को सिखाते हैं, तो बच्चों को सिखाना बहुत आसान है। इनके साथ कभी वालिद बनना पड़ता है, कभी इनके साथ दोस्त बनना पड़ता है, और सख्त वाला टीचर बनना बहुत ज़्यादा नाराज़गी होते हैं ना बच्चे। वैसे एज अ कोच मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे। अभी बहुत सारे वालिदैन आपको देख रहे हैं और इन बच्चियों को देख के बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहे होंगे कि हम भी जो है ना सर से रब्ता करें और बच्चियों को डालें। तो थोड़ा सा आप इसका प्रोसीजर समझाइए कि कैसे वालिदैन किस उम्र से बच्चों को इसमें डालना शुरू करें, खाना पीना कैसा हो, कैसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कैसे बच्चे को प्रिपेयर करें? देखिए, जापान के अंदर है ना, वहाँ पर आप 4 साल का जो बच्चा हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिर दादा नानी साथ आते हैं क्लबों के अंदर और मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं। असल में उनको अपनी सबसे मेन ज़िंदगी के बाद, आपको जो है ईमान के बाद जो है वो सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सेहत लाजमी, तो स्पोर्ट्स ज़रूर करना है, कोई भी स्पोर्ट्स करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो है वो, खैर मैं उसकी बुराई नहीं करूँगा, क्रिकेट भी अच्छा गेम है, लेकिन जितनी तवज्जो दी जाती है, अगर इसका सिर्फ ओनली 20% हमें दे दें, हम लोग पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर मार्शल आर्ट के अंदर, जुजुत्सु के अंदर मशहूर हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेडल पाकिस्तान की दूसरी फेडरेशन लेके आई हैं, हमारे के लिए उसके बराबर है। एब्सोल्युटली। और बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं हमारे पास इस डिसिप्लिन में। अच्छा, अब मुझे बच्चे बताओ कि आप 2 साल माशाल्लाह हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए इस फील्ड में, तो ऐसा भी ज़रूर होता होगा, इंजरीज़ लाजमी आती होंगी ना। फिर कभी जब आपको चोट लगी, ठीक है, ड्यूरिंग कंपटीशन या ट्रेनिंग, कभी आपके जहन में आया कि यार मैं तो नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ, छोटे वोटे खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? तो किस तरह की इंजरीज़ आती हैं आपको? फिर उसको रिकवर करने में कोच सर कैसे मदद करते हैं आपकी? सर बोलते हैं कि अगर लगे तो आइसिंग करो।
भाई ये जो है ना, ये अभी उठेंगी और ये फाइट करेंगी क्योंकि जो कम बोलते हैं ना वो ज्यादा खोलते हैं। तो सही से खोलते हैं। सेम क्वेश्चन इज विथ यू, हाउ डू यू? हमारे सर कहते हैं कि आप जितना गिरोगे गिर के उठो, आप बार बार गिरो, बार बार लगेगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा, आज रोगे तो फिर कल हंसोगे। आज की मेहनत फिर कल रायगा नहीं जाती कभी। ठीक अच्छा, है। एक चीज़ और फैसल, छोटी वाली से मैं अभी एक बताएं, मैं शक्ल से आप बहुत मासूम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब कोई आता होगा शरारत करता होगा तो आप वहीं पे उसको लगा देती होंगी एक। ऐसा होता है कि स्कूल में आप पढ़ती है ना, कोई बच्चा शरारत करता है तो कहते आओ बेटा जरा साइड में तो आओ जरा, ऐसा हुआ है ना? तो जनाब लग फिर रहा था अच्छा मुझे फिर भाई मैं फिर आज हम ये हमारे सामने ये खड़ा है और सोनिया जो है वो अब फाइट, आप प्लीज खड़ी हो जाएं, आप इनका जरा प्लीज हेल्प आउट, या फिर आप कहती तो मैं फिर इनका हेल्प आउट करता हूँ उनका माइक उतारने में। बस ठीक है मुदस्सिर साहब, आप जरा फ्रेमिंग देख लीजिएगा और मैं तब तक जो है इनका माइक जो है उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, और तब तक आप आ जाएं सामने और फिर देखते हैं कि आपको जो मासूम, नहीं आप आए आ जाओ बच्चे, कम ऑन, आपकी फाइट होगी मिस से, ठीक है? आप अंदर से, हाँ आप बेफिक्र हो जाए। ये लें, ये आपका आ गया माइक, ठीक है? आप इस माइक को निकाल लीजिए नीचे से माइक, ठीक है? और जनाब आप इधर आ जाएं, ये मेडल मुझे दे दें, ये मेडल आपको दोबारा मिलेगा। कहाँ मुझे बच्चों से लड़वा रहे हैं आप इन लोग। वन कॉर्नर इज आवर फाइटर चैलेंजर सोनिया। चैलेंज तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, मुझे खामखाई फैसल साहब ने फंसा दिया। सोनिया थोड़ा सा पीछे हो जाए, और नहीं अरे उधर पीछे, इधर ऐसे बराबर कंधे। मुझे आप कुछ गाइड कर दें। सर आपको क्यों गाइड करेंगे सर, बल्कि आप इनको ही गाइड कर दें। आप अपनी अटैक करें, स्लो करें, पीछे अटैक करना है, ये अटैक करेंगी? नहीं हाँ, आप अटैक मत कर दीजिएगा। ओके, नहीं मैं तो नहीं करूंगी। आइए कीजिए अटैक, या कम ऑन। 3 2 1 बाउट। ये और नाजरीन इसी के साथ बेटा एक किक भी जरा कर ले जरा। एक किक भी, एक 2 3। ओह वाओ, बस ये मेडल, और इसके साथ ये मेडल हम आपको दोबारा देते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, जुग जियो, थैंक यू सो मच। तो ये थे सोनिया सुंदर, जिन पे मैंने थोड़ा सा रहम खा लिया है, लेकिन ये बच्चियां किसी पे रहम नहीं खाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जोर की मुझे लगी। तो जनाब आली, ये थी आमना इरफान और जुनैरा और उनके कोच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहे, जीती रहे और जीतती रहे पाकिस्तान। ब्रेक में मुझे मिले कोने में। अच्छा ये ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब। फैसल, ब्रेक में जाने से पहले आप लड़वा रहे थे ना मुझे? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप लड़वा रहे थे। याद ही नहीं है। नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। मैं निकलवा लूंगी क्लिप कि आप क्या कर रहे थे। अब मेरी बारी आ गई। मैं इधर और इधर देखते हुए अपने लेफ्ट राइट देख ही नहीं रहा। मैं इसलिए कहते हैं मैंने अभी वो जो घोड़ा होता है ना उसके ये जैसे यूं लगा लिया मैंने। मैं सिर्फ सीधा चल रहा हूँ। तो नाज़रीन मैं बताती हूँ ना जी कौन है यहाँ पर आया हुआ। बॉडी बिल्डिंग के खेल से जो है ना जनाब हमारे पास यहाँ बैठे हैं, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर इकबाल, जिन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया है। पेशावर में होने वाले कौमी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में आर्मी के उमैर इकबाल ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है जनाब। जबकि 95 किलोग्राम कैटेगरी में आर्मी के सभी खान ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद चीज़ें आपको बताएं, हम इतनी ज़्यादा क्यों बताएं, हम आपको आज दिखाएंगे बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट शो टुडे। उमैर इकबाल और सभी खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई और अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले चाहूँगा कि ये जो ट्रॉफ़ी है, ये जो ज़मीन से लगी हुई है और ये इतनी ऊंची है, तकरीबन 4 फीट की तो ये होगी। इसको ये इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि ये बॉडी बिल्डर के लिए, ये क्रिकेटर्स को इसीलिए नहीं। हाँ तो इसलिए जाहिर सी बात है, अब आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट में रखेंगे तो फिर क्या ही कोई इसको उठा लेगा। चले हम नहीं करते हैं, हम क्रिकेट डिस्प्ले निकालते हैं। सर एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज टॉक मी थ्रू, ये बॉडी बिल्डिंग एक जुनून है पाकिस्तान में, आज से नहीं बहुत अरसे से है। ऑल्दो के थ्रू आउट द सीजन्स इसकी बहुत सारी तरजीहात बदली हैं, बल्किंग से लोग श्रेडिंग और ये सारी चीज़ें। सो हाउ इज़ दिस स्पोर्ट डूइंग इन पाकिस्तानी सर्किट, हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं? आई फील के आई शिफ्टेड टू कराची बैक इन 2015 और मैं अगर 2015 से देख रहा हूँ बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं फिटनेस में, नॉट स्पेसिफिकली जस्ट यू नो टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग
लेकिन फ़िटनेस में रुझान, लोगों का अवेयरनेस सोशल मीडिया की तरफ से वैसे अपने, अब लोगों को पता है कि हमने क्या खाना है, हमने क्या डाइट करनी है, हमने कैसे अच्छा लगना है। तो आई फील अवेयरनेस बहुत जो है, और बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिकली अगर करें तो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। लास्ट ईयर लाहौर में हुआ था, इस साल पेशावर में हुआ है, लेकिन जो मैं एथलीट्स देख रहा हूँ, आई मीन दे वर इन लाइक प्राइम कंडीशन माशाल्लाह, यू नो। और इंटरनेशनली भी अब हम बहुत इस चीज़ को ये चीज़ रिकग्नाइज़ हो रही है, और हमारे एथलीट्स जाके जो है वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं, और यू नो दे आर विनिंग टाइटल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेशनली तो रिकग्नाइज हो रही है, लेकिन नेशनली पाकिस्तान में रिकग्नाइज हो रही है, यहाँ से आप लोगों को इतनी सपोर्ट मिल रही है? सपोर्ट मेरे ख्याल कि अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, मतलब कि ठीक है, आई मीन कुछ हद तक के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आई फील कि इंडिविजुअली अब एथलीट्स को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने आप को खुद मार्केट कर सकें, इंडिविजुअली अपने आप को इंडोर्स कर सकें, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकें। तो वो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, गवर्नमेंट को एथलीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ चले, इवन हम बार बार क्रिकेट का वो करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी लैकिंग ही यही आती है कि हमारे प्लेयर अपने आप को उस तरीके से मार्केट नहीं कर पाए। विराट कोहली की सिर्फ बियर्ड जो है ना, वो पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स की सिर्फ वो इंश्योर्ड है, ठीक है ना। यस यस इट इज़। तो राइट फ्रॉम द बियर्ड टू द डाइट एंड ऑल, ये एक मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि आपको भारी वज़न उठाना है, मुश्किल इसलिए है कि डिसिप्लिन जितना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी और स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड है। डू यू एग्री टू दैट? यस, क्योंकि आपने सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, कार्डियो करना है, कार्डियो के बाद आपका वर्कआउट होता है, वर्कआउट के बाद आपने वापसी डाइट लेनी है, आपको मील के हिसाब से लेनी है। आपने अगर 200 ग्राम खाना है तो 200 ग्राम 2.5 घंटे बाद आपने वापसी खाना है। तो जैसे आप बल्किंग पे तो बल्किंग के हिसाब से खाएंगे, लीन पे आते तो लीन के हिसाब से खाएंगे। और ये सारा क्लीन ईटिंग है बेसिकली। बिल्कुल, वो तो हेल्दी एंड क्लीन ईटिंग। Yes. सो इतना डिसिप्लिन, तो फिर ज़िंदगी के बाकी शोबों में भी आपको डिसिप्लिन आ गया होगा काफ़ी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है, मैं रात को ना 11:30 तक सो जाता हूँ। सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के मैं जिम आता हूँ, अपने क्लाइंट्स देखता हूँ, क्लाइंट्स के बाद अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर वापसी में घर जाता हूँ, तो फिर डाइट लेके मैं टैन करने जाता हूँ, बॉडी टैन करके आता हूँ। तो इतना टाइम होता है, मैं वापसी डाइट करके वापसी जिम आता हूँ मेरे क्लाइंट से, फिर रात में एक और वर्कआउट होता है मेरा, फिर कार्डियो होती है हमारी, फिर वापसी जब जाता हूँ तो डाइट करके अगेन। ये जो आपने बॉडी टैनिंग वाली बात की, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे जिम में जौहर में जो एक हमारे ट्रेनर थे, वो क्यों छत पे जाके 1 घंटा बैठे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें ये होता है फैसल के धूप लेने से एक तो आपकी ऑब्वियसली बॉडी टैन हो जाती है, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी स्टेज पे ज़्यादा डिफाइन नज़र आती है। बाहर तो मशीन से टैन करने के लिए बिल्कुल है, लेकिन आई मीन यू कांट बीट यू नो नेचुरल लाइट ऑफ कोर्स। वो तो फिर हम एंड में जेलिंग भी करते हैं, वी ड्रॉप वाटर आल्सो, यू नो। मतलब आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन भी होता है, तो धूप में बैठने से वो फिर हाँ, ये यू आर गेटिंग गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एज वेल। बता दो ना, जब पोजिंग करते तो आपकी जो शार्पनेस है वो टैन में नजर आती है ज़्यादा। योर कट्स आर मोर डिफाइंड। अच्छा, अब इसमें सभी भाई एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ into the competitions but you're training the people as well. 100%. मुझे याद है शायद 3 साल पहले एक सिलसिला चल पड़ा था और पंजाब में ज़्यादा कम उम्र बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक कौन मर गए थे 18 years जी। तो हम जब भी बुलाते हैं आपको आपके डिसिप्लिन से दीगर लोगों को, हम लाजमी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा वो जो आने वाले बच्चे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर पोजिंग करना बहुत अच्छा लगता है सबको, बिल्कुल। और सबको फिर वो जो बराबर में आनंद की तस्वीर लगी होती है, इधर बिग रैमी की तस्वीर लगी होती है, वो चाहते हैं कि 6 महीने में बन जाऊँ। प्लीज़ उनको समझाएं कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उन चीज़ों की तरफ मत जाएं जो आपको जानलेवा साबित हो आपके लिए। बिल्कुल होता ही है बेसिकली, ये जो कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं या हार्ट फेल हो जाते हैं स्टेज के ऊपर, जो आपने जिस तरह बात की, यस आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। I've been doing this for 20 years now. उमेर को भी 15 साल हो गए हैं, तो आई मीन शॉर्ट टर्म तो नहीं है ना। आई मीन वो अगर मिस्टर पाकिस्तान बना है तो 15-20 साल की उसकी मेहनत है। आई मीन 20 years and for the past 5 years he's being runner up. Wow. Yes. Wow. और अब but every year he still goes back and you know he's been fighting through. तो ये है कि एक तो आपने हारना नहीं है कभी, और शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं करनी, लॉन्ग टर्म देखना है, हेल्दी खाना है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि
ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अब सब कुछ आ गया है। बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ के अपने आप पे एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं यूट्यूब बाबा से। एग्जैक्टली। तो आई फील के किसी अच्छे एक्सपर्ट की सुपरविजन में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो हैं जब नर्सरी में ज्वाइन करते हैं, फिर आप अपना मैट्रिक करते हैं, फिर आप OA लेवल्स करते हैं, तो आपके पास आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं। तो हैविंग अ गुड टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील इन दिस केस। बिल्कुल। वैसे जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप भाई की क्या बॉडी बनी थी, ऐसी बॉडी बनानी है, तो उन लोगों को ज़रा आप गाइड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर तवज्जो देनी है या जिम के ऊपर तवज्जो देना है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जो बिल्कुल बिगिनर होता है ना, हम उसको कहते हैं आप सिर्फ वर्कआउट करें और सब खाएं आप, ठीक है। आप कम से कम 1-2 महीने आप सब कुछ खाएं और करें, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट जो मंथ होता है तो उसमें तो आपके सारे पेन, एंगल, सारी चीज़ें ये हम सेट करते हैं। उसके बाद हम उसको वेट इंक्रीज़ करते हैं आस्ता आस्ता। और कोई आता है तो बोलता है बस मेरे को 6 महीने में रेडी होना है, मेरी शादी है, मुझे 1 महीने में रेडी होना है। मेरे पास ऐसे भी लेडीज़ आई हैं तो बोलती है मैंने टूर पे जाना, 15 दिन में मैं सेट हो जाऊंगी। मैंने बोला 15 दिन में तो आप नहीं हो सकती सेट, 15 दिन में तो आपके एंगल भी ठीक नहीं होंगे। तो हम उनको समझाते हैं, वो मेरे को आके डायरेक्ट बोलते हैं ना इतने महीने में मैंने बॉडी तैयार करनी है। मैं उनको कहता हूँ नहीं हो सकती, फिर आप कोई और ट्रेनर क्या टारगेट होना चाहिए, मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए बॉडी को आप? अगर वर्कआउट रोज़ का होता है ना तो आप 40 मिनट्स वर्कआउट बहुत है, ठीक है। और अगर हम टाइमिंग देते हैं तो उसकी डाइट पे सबसे पहले फोकस होगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे होगा। अच्छा। तो कम से कम भी हम बोलेंगे तो साल में 1 साल लगेगा टारगेट अचीव करने में जी, लेकिन इधर तक नहीं, मतलब बॉडी अपना शेप में आने में बहुत दूर है ना। उमैर और सभी भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। उम्मीद करते हैं आपसे हम दोबारा मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप मिस्टर पाकिस्तान के, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स भी जीत कर आएंगे। जनाब आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो आप हैं, जान है तो जहान है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।